हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ACCA एट मॉडर्न स्किल्स। सो आज का जो सेशन रहेगा वो होगा ACCA का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द प्रोफेशनल लेवल, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। चलो उसके ऊपर कंप्लीट एग्जाम गाइडेंस होने वाला है आज। सो आप बने रहिए हमारे साथ एंड वॉच दिस एग्जाम स्ट्रेटेजी गाइड स्पेशली फॉर द एग्जाम स्ट्रेटेजीज at all levels of practical papers, whether it is applied knowledge level, applied skill level, or it is strategic business professional level. चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एग्जाम गाइड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट्स द एग्जाम पेपर पैटर्न इज विच इज अपडेटेड फॉर 25-26। सो इसलिए SBR इज अ 3 hour 15 minutes CB एग्जाम, जिनके स्ट्रक्चर में आपको दो सेक्शन दिखाई देंगे। द सेक्शन 1 विल बी कंपल्सरी 50 marks. In that, you will find two case studies. Case study questions. First case study will be around 30 marks. It will be based on real life scenarios. It will include financial reporting issues, adjustments, and IFRS के applications. You always includes an ethical parts. The ethics का part तो इसमें include होगा ही. Now you will be in a ethical dilemma कि ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे आप as a professional. Now you are upgraded to the professional level. Now you will be asked to give your judgment on any ethical dilemmas, and you have to solve that question. And that question will not be a numerical one, that will be a purely real practical world exam question. चलिए, it will contain a professional marks. So 4 marks का प्रोफेशनल मार्क्स का आपको टोटल 4 marks का तो प्रोफेशनल का क्वेश्चन होगा ही, so that will be based on the ethics part. Then question 2 will be around 20 marks, and that will be obviously the scenario based होगा question. It requires a discussion, तो आपको कुछ डिस्कस करना पड़ता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ IFRS। एप्लीकेशन भी होगा और कुछ डिस्कस भी करना पड़ेगा, बिकॉज दिस लेवल एक्चुअली रिक्वायर्स यू कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए। अब देखो क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक सीख लिया। नाउ यू गॉट एवरीथिंग कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमने किस तरह से रिपोर्ट करना है। नाउ यू हैव टू जज। अब आप ना एज अ मैनेजमेंट की तरह आपको सोचना है, एज अ बिजनेस रिपोर्टिंग हेड की तरह आपको सोचना है कि एग्जैक्टली अगर आप उस सिचुएशन में होते तो व्हाट यू विल डू द ट्रीटमेंट एज वेल एज द फाइनल डिसीजन आउटकम क्या होगा उसका, that will be included in the entire SBR paper. So question 2 often includes group accounting, analysis of transactions, and interpretation. So interpretation is almost important one. So interpretation आप जितना quick and crisp clear interpretation रखोगे, you will get the full marks. चलिए, now let's move on to the section B. So section B में आपके पास दो क्वेश्चन होंगे 25 marks each. तो 25 के दो क्वेश्चन होंगे, और दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शनल राइटिंग क्वेश्चन होंगे। ईच 25 मार्क क्वेश्चन इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ IFRS। जितने भी आपने IFRS पढ़े हुए, जितना भी आपने IFRS देखा हुआ है, वेदर इट इज फॉर नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, तो उसके सभी के सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे करने होंगे। आपको अब यहाँ पे IFRS का नॉलेज ऑलमोस्ट सब कुछ डीप में हो चुका है, बट यू हैव टू अप्लाई इन द रियल सिनेरियो। तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाला है वो आपको डिसाइड करना है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। देन करंट इश्यूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट इश्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, so that we have to be very updated one. Then integrated reporting and sustainability, so इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, that will be around 25 marks each. So you will get two questions and there will be optional questions. So एक के नीचे एक और आपको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे एंड यू हैव पिक अप एनी 2 questions फ्रॉम दैट 4. इट में इंक्लूड कैलकुलेशंस प्लस रिटर्न डिस्कशन भी मिल सकता है आपको। यहाँ पे कैलकुलेशन तो होना ही है, बिकॉज आपको IFRS का एप्लीकेशन करना है, तो IFRS में कुछ कैलकुलेशन भी होंगे एंड रिटर्न डिस्कशन भी होगा। रिटर्न डिस्कशन में आपको इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, या फिर आपको कुछ प्रोफेशनल जजमेंट देना पड़ सकता है। एंड ऑब्वियसली द प्रोफेशनल मार्क्स, आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो प्रोफेशनल का क्वेश्चन रहेगा। सो दिस इज हाउ योर एग्जाम पेपर पैटर्न इज। चलिए बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज बाय टॉपिक। तो किस तरह से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दिस इज रफली approximate calculation, but this will cover your entire SBR in a just a
and simple manner. So आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क्स जो कि अराउंड 10% का रहेगा, ethical and professional issues will be around 10%, group accounts and consolidation issues will be around 20 to 25%. एप्लीकेशन ऑफ IFRS स्टैंडर्ड्स, देखो एप्लीकेशन किस तरह से रहेगा कि आपने IFRS पढ़ा हुआ है इन योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में, बट आपको किस तरह से अप्लाई करना है ना, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। आपने वहाँ पे कैलकुलेशन और सब कुछ समझ तो लिया कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं, बट यू हैव टू अप्लाई इन अ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल सिनारियोस में आपको अप्लाई करना है, एंड उसका आप वेटेज देखो तो इट विल कवर अराउंड 40 to 50%, एंड दैट्स योर मेजर पार्ट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज अराउंड 10 to 15 मार्क्स। करंट इश्यूज जो कि IASB या सस्टेनेबिलिटी या अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट अपडेट्स क्या आए हैं, तो आपको ना एटलीस्ट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम, फाइनल एग्जाम, यू हैव टू बी अपडेटेड विथ जो भी अपना टेक्निकल गाइडलाइंस है, या आपके इंस्टीट्यूशन ने जो भी नए अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, तो उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मेजर इशू रहेगा। इट विल कवर अराउंड 10%, एंड देन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विल बी अराउंड 5%। तो मे भी कुछ क्वेश्चन आपके हो सकते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर भी। सो दे आर द मेजर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वाइज आपका टोटल एरिया मैंने कवर कर दिया इन डिफरेंट सेक्शंस। देखो मोस्ट स्कोरिंग जो टेस्टेड एरिया है, कॉमनली टेस्टेड एरिया है, वो है आपके IFRS 15, 9, 16 एंड 3। देन कंसोलिडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट वन। एथिक्स का क्वेश्चन रहेगा, प्रोफेशनल मार्क्स आपको वहाँ पर रहेंगे ही। आपको कुछ एक केस स्टडी दी जाएगी, वहाँ पे आपको प्रोफेशनली आपको जजमेंट लेना है एज अ अकाउंटेंट और एज ACCA का एज अ मेंबर है, आप ऐसा समझ के आपको वहाँ पे जजमेंट देना है। एंड करंट इश्यूज पे भी आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया ऑफ वेटेज रखा है। चलिए बात करते हैं which type of questions will be asked in SBR। तो देखो SBR एंड FR मोर और लेस सिमिलर, बट FR में आपको ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, और SBR में आपको रिपोर्ट किस तरह से करना है, उसमें क्या कैलकुलेशन होगा, और उसमें एनालिसिस क्या करना है, इंटरप्रिटेशन क्या करना है, कहाँ पे ये कौन सा सिचुएशन अप्लाई होने वाला है, वो आपको देखना होगा। सो वहाँ पे सिनेरियो बेस्ड नेरेटिव क्वेश्चन होंगे। मेजोरिटी ऑफ एग्जाम इज रिटर्न इंटरप्रिटेशन, ठीक है, पूरा का पूरा रिटर्न इंटरप्रिटेशन आपको देना है। नो MCQs विल बी आस्क्ड, बिकॉज MCQ अब तो आप प्रोफेशनल में आ चुके हो, यू विल नॉट बी आस्क्ड एनी MCQs। इट रिक्वायर्स आंसर्स लिंकिंग डायरेक्टली टू द केस सिनेरियो। देखो केस सिनेरियो आपको दिया है, और आपका जो भी आंसर है ना, उसको आपको लिंक करना है विद द केस सिनेरियो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जामिनर को कन्विंस करो कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं ये आंसर दे रहा हूँ। पर्टिकुलर कुछ भी क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन के बारे में हमको और डिटेल में बताना है कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इस वजह से मैं आई एम आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। सो यू हैव टू बी कोट योर एग्जैक्ट केस सिनेरियो, कि कौन से केस सिनेरियो के बारे में हम आंसर देना चाहते हैं, दैट वी हैव टू कोट। IFRS के एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं, जो कि एज रिलेटेड जो अपने FR में भी आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो वहाँ पे FR के भी क्वेश्चन है, जिसमें IFRS के जितने भी एप्लीकेशन आपको करने हैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हमें स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करना है, उसको अप्लाई करना है आपके सिनेरियो में, क्योंकि सिनेरियो क्वेश्चन दिया हुआ है ना। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सोचना है, प्रैक्टिकली फोकस रखना है। एंड जस्टिफाई योर ट्रीटमेंट, फिर आपको जस्टिफाई भी करना है कि आपने जो आंसर दिया वो क्यों ऐसा दिया, वाई यू गिव दिस आंसर। तो यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ विथ सम प्रूफ कि हाँ ऐसा हुआ है इस वजह से। जहाँ जहाँ कोटिंग करनी है, जहाँ जहाँ कुछ IFRS का आपको मेंशनिंग करनी है, वहाँ पे आपको IFRS मेंशन करना है, या IAS जो भी है स्टैंडर्ड मेंशन करना जरूरी, सो दैट द एग्जामिनर विल गिव यू द, हाँ यस, ही विल गेट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम कि कहाँ पे इसको क्या मार्क्स देना है। देन कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट आपको आ सकते हैं। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में NCI, गुडविल या इम्पेयरमेंट के एडजस्टमेंट्स है, इंट्रा ग्रुप के ट्रांजेक्शन है, एंड सेल ऑफ सब्सिडी या एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स के जो भी एडजस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। देन एथिक्स का कंपोनेंट वहाँ पे रहेगा। यस, क्वेश्चन 1 में तो आपका मैंडेटरी एथिक्स का कंपोनेंट रहेगा ही रहेगा। एथिकल डिलेमा दिया जाएगा आपको, थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स आपको दिए जाएंगे। प्रोफेशनल बिहेवियर और इंटीग्रिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। यू मस्ट राइट यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। वी विल डिस्कस हाउ वी कैन यूज द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन दैट SBR पेपर। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, और उस ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इम्पैक्ट है, वो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देन रेशियो एनालिसिस या परफॉर्मेंस एनालिसिस के क्वेश्चन। देन इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव आपको ध्यान में रखना है। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आपको क्या चीजें कोट करनी है, क्या आपको
आंसर देना है वो भी आपको समझ होना चाहिए। हाँ जन, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है क्वेश्चन का। तो करंट इश्यूज, जितने भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर विल आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ISS की, IFRS 1 S1 एंड S2, क्लाइमेट का डिस्क्लोजर, क्रिप्टो असेट्स, डिजिटल रिपोर्टिंग, अभी तो डिजिटल रिपोर्टिंग आ गया है, ठीक है। तो वैसे चेंजेस इन मेजर IFRS स्टैंडर्ड में क्या क्या चेंज हुआ है, कहाँ पे चेंज हुआ है, तो ऐसा हम क्या करेंगे। तो ये सारे कुछ करंट इश्यूज पे भी एग्जामिनर जो है आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेबस ओवरव्यू की। तो एग्जैक्टली ये सिलेबस में क्या है, स्टार्ट करते हैं एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज से, जहाँ पे आपको कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिकल डिलेमास पे कुछ स्टडी गाइडलाइंस दी जाएगी कि आपको किस तरह से आंसर करना है, क्या आपको सिनारियोज दिए जाएंगे, आपका किस तरह से आपको बिहेव करना है। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट यू ऑलरेडी नो इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। देन प्रिंसिपल ऑफ फेथफुल प्रेजेंटेशन एंड रिलेवेंस, दैट इज ऑल्सो यू नो इन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में आपने पढ़ लिया होगा, तो उसके ऊपर ही कुछ आपका थोड़ा बहुत गाइडलाइंस होगा। देन रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटीज, भाई रिपोर्टिंग देना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, एंटिटीज के जितना भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसको रिपोर्ट किस तरह से करना है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए, IFRS 15, 9, 16, एवरी वन से। देन प्रोविजंस, रेवेन्यू, लीजेस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके रिलेटेड कुछ IFRS IS दिए हुए हैं। देन अर्निंग्स पर शेयर के रिलेटेड भी एक IFRS दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको IS दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए इन द IFRS एंड IS का, तो सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। देन ग्रुप अकाउंटिंग विल बी देयर, जिसमें आपको कंसोलिडेशन के स्टेटमेंट्स, देन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर का स्टेटमेंट्स, IFRS 11 और IS 28 का। देन बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो कि IFRS 3 में बताया गया है। गुडविल और NCI का एडजस्टमेंट किस तरह से करना है, फाइंड आउट कैसे करना है। डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी को अक्वायर कैसे करना है, उसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिस्पोजल पे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जॉइंट अरेंजमेंट पे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन सभी चीज को आपको डिटेल में कवर अप करना है यहाँ पे। देन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, और वो करंट इश्यूज पे है। तो ISSB का IFRS S1 S2, जो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विल बी दैट, इसमें गवर्नेंस रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल सोशल रिपोर्टिंग, ये सब है। एंड वैल्यू क्रिएशन मॉडल आपको यूज करना है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में एक और कॉन्सेप्ट है। देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पार्ट जो होगा, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस, रेशियो इंटरप्रिटेशन, इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव, देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बताया कि इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव से आपको क्या आंसर देना है, वो भी आपको सोच के चलना है। तो दिस इज द फुल सिलेबस ऑफ योर SBR पेपर। चलिए बात करते हैं हाई स्कोरिंग एंड फोकस्ड एरिया, आपको इसका 100% मास्टर कर ही लेना है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला एरिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्री में मिल जाएगा, वैसा है एथिक्स का एरिया। इजी प्रोफेशनल मार्क्स आपको मिल जाएंगे आराम से, ऑलवेज अपीयर, ये हर बार आएगा ही। एथिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, 4+ मार्क्स का इजी टू स्कोर होगा। एंड यूज आपको करना पड़ेगा स्ट्रक्चर्ड आंसर फॉर्मेट, जिसमें आपको इश्यू बताया जाएगा, जो भी इशू है वो, फिर उसके रिलेटेड आपको रूल बताना है कि क्या रूल है, फिर उसका एप्लीकेशन इस इशू के साथ कनेक्ट करके देना है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन बताना है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट सेट करके चलना होगा कि कोई भी क्वेश्चन आए एथिक्स के ऊपर, आपको हर एक पॉइंट में ना आपका ऐसे पॉइंट ही होने चाहिए कि इशू क्या है, आपको बताना है, एग्जामिनर को बताना भी है कि क्या इशू है, फिर रूल क्या कहता है उसका, फिर उसको अप्लाई कैसे करना, उस रूल को अप्लाई करना है इस इशू के ऊपर, एंड फिर आपका फाइनल कंक्लूजन जो भी होगा वो आपको बताना है। दिस इज हाउ यू कैन अटेंड द एथिक्स क्वेश्चन। देन IFRS के एप्लीकेशन, जो तो बहुत ही बिगेस्ट एरिया कवर किया है, जहाँ पे जितने भी IFRS है आए थे वो सब कुछ कवर किया, लेकिन मोस्टली टेस्टेड स्टैंडर्ड जो है वो मैं आपका यहाँ पे कवर अप करा देता हूँ कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड एरिया है, जहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसमें IFRS 15 जो कि रेवेन्यू में है, देन IFRS 16 लीजेस के लिए, IFRS 9 फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 3 फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, देन सम IS जैसे कि IS 37 फॉर प्रोविजंस, IS 12 फॉर टैक्सेस, एंड IS 23 फॉर बोरोइंग कॉस्ट। तो दिस आर द मेजर वन, बट डोंट स्किप एनी IFRS और IS। अगर तो बिकॉज क्या होगा कि अब कुछ आप स्किप करके जाते हो तो हो सकता है वो क्वेश्चन में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो डोंट डू दैट। ऑब्वियसली आपने सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, तो यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट वॉट एवर द IFRS एंड IS आर। चलिए उसके बाद आपको ग्रुप अकाउंटिंग का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फोकस्ड एरिया है, जिसमें इंटर ग्रुप के बैलेंसेस, यूपी का एडजस्टमेंट, गुडविल एंड इम्पेयरमेंट, देन स्टेप एक्विजिशन, देन
सेल ऑफ फिक्स अपनी ऐसी सब्सिडीज को सेल करते हैं या एक्वायर करते हैं, तो उसके एडजस्टमेंट आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। देन करंट इशू, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही आईएसएसबी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। देन क्रिप्टो एसेट्स क्या है, क्लाइमेट रिस्क और रिपोर्टिंग क्या है, डिजिटल रिपोर्टिंग अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो क्या है एक्चुअल में, आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। एंड प्रोफेशनल मार्क्स आपके रहेंगे, 4 to 6 मार्क्स का प्रोफेशनल का क्वेश्चन रहेगा ही। आपको क्या करना है, हेडिंग यूज करनी है, अच्छे से हेडिंग देनी है उसको, क्लियर स्ट्रक्चर आपको बताना है, और राइट करना है, कंसिस्टली अप्लाई करना है, जो भी आपका रूल है रेगुलेशन है वो आपको एग्जैक्टली प्रॉपरली बताना है, उसको लिंक करना है विद योर सिनेरियो या केस स्टडीज। एग्जामिन एग्जामिनर अवार्ड मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी, ये बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स कब देगा, जब अपने जितना अच्छे से क्लैरिटी में आपको बताया होगा, जो भी आपने आंसर दिया है वो क्लैरिटी फुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन get the full highest area of your syllabus. चलिए now let's move on to the smart tips for to high score. भाई अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो what area need to master everything there. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन अ प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एसबीआर सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने कुछ पॉइंट लिखा है तो पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करना है, यानी कि आपको केस क्या है वो बताना है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, कोई इसका एप्लीकेशन देना है, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी रूल है, जो भी स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है, उसके बाद इस एप्लीकेशन करना है, ये जो रूल और स्टैंडर्ड है उस पॉइंट पे, यानी कि उस केस पे आपको अप्लाई करना है, बताना है हमको कि हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, इस केस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है। दिस इज हाउ यू कैन यूज द स्ट्रक्चर फॉर्मेट, बिकॉज एग्जामिनर लव्स क्लियर राइटिंग, और आपको राइटिंग इतना अच्छा रखना है कि बहुत ही क्रिस्प और क्लियर राइटिंग रखनी है, बिकॉज कहीं पे भी आपको ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यू ऑब्वियसली आपको वर्ड प्रोसेसिंग मिलता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। चलिए नाउ सेकंड वन इज डोंट मेमोराइज द आईएफआरएस, यू जस्ट अप्लाई देम। अब ना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए कॉन्सेप्ट, यू जस्ट अप्लाई देम इनटू द रियल लाइफ, यानी कि एप्लीकेशन टू द सिनारियो दिया है आपको, वहां पे अप्लाई करो। एक्सप्लेन व्हाई एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज करेक्ट, ट्रीटमेंट आपने जो दिया वो करेक्ट क्यों है, वो उसको आपको समझाना है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू एबल टू एक्सप्लेन हिम वेरी लॉजिकली, ही विल गिव यू द गुड मार्क्स। रियल वर्ल्ड लॉजिक अप्लाई करना है, सिंपल। ऑब्वियसली टेक 3 फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सीबीज, फॉर स्पीड के लिए फिर आपको टाइपिंग क्विक रखना है, स्प्रेडशीट्स और कैलकुलेशन के लिए यूज करनी है, कॉपी पेस्ट की वैल्यूज आपको बहुत अच्छी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं, फटाफट होना चाहिए क्विकली, एंड फॉर्मेट जो है वो क्लियर दिखना चाहिए, फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, सो विल गिव द गुड मार्क्स। यूज कीवर्ड्स इन योर एग्जाम, टिप नंबर 4 जो होता है, क्योंकि आपको कुछ कीवर्ड्स भी यूज करने हैं एग्जाम में, जैसे कि हर जगह पे हर एक स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कुछ मेन कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, रिलेवेंस, कंट्रोल एज पर आईएफआरएस 10, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अंडर आईएफआरएस 15, देन लीज लायबिलिटी मेजर्ड एट, ये सारे जो कीवर्ड्स है ना वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कीवर्ड्स भी एग्जाम को दिखते हैं, तो यू विल गेट मोर मार्क्स ऑन दीज, प्रोफेशनल टेक्निकल मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। देन टिप 5 फॉर एथिक्स, एथिक्स में तो आपको फ्री में मार्क्स मिलने चाहिए, ऑब्वियसली आपको फ्री के मार्क्स है वो आप बहुत ही ज़्यादातर उस पर फोकस करना चाहिए एथिक्स के ऊपर। नेवर लीव एथिक्स अनआंसर्ड, कोई भी एथिक्स का क्वेश्चन आपको अनआंसर्ड नहीं रखना, इवन अ सिंपल स्ट्रक्चर भी होगा ना आंसर, इवन दे कैन गुड ऑन मार्क्स, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में आप समझा दोगे ना तो भी। टिप 6 फॉर अटेम्प्ट ऑल रिक्वायरमेंट, जो भी है रिक्वायरमेंट आपकी सब आप अटेंड कर लो, इवन 1 से 2 लाइन भी लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्कल विल गिव पार्शियल क्रेडिट भी आपको दे सकते हैं, पार्शियल क्रेडिट अगर सपोज आपने 4 मार्क्स का प्रोफाइल का क्वेश्चन है या एथिक्स का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, और आपने 2-4 लाइन भी लिख दी है ना, इट इज इनफ, चलो 5-6 लाइन लिखनी थी, 2-3 लाइन भी लिख दी, तो विल गेट द हाफ, यानी कि जो भी क्रेडिट होगा वो पार्शियली तो आपको मिल जाएगा मार्क्स। हाँ लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाए। देन टिप 7 दैट्स फॉर स्टडी पास्ट पेपर्स डीपली, भाई पास्ट पेपर्स है ना उनको डीपली अंडरस्टैंड करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पास्ट पेपर में से कुछ भी आ जाएगा ना, दैट इज नॉट। एसबीआर का जो वो रिपीट करता है, थीम रिपीट करता है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, तो क्वेश्चन विल नॉट बी रिपीटेड अगेंस्ट, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, भाई पैटर्न समझो, पुराने आपने पूरी जितने भी क्वेश्चन पेपर है अभी तक के, वो सभी क्वेश्चन पेपर में देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एवरी टाइम यू जस्ट फोकस ऑन द पैटर्न एंड नॉट द क्वेश्चन, इट विल गिव यू द गारंटेड मार्क्स।
चलिए अब बात करते हैं बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द SBR पेपर। फर्स्ट, राइटिंग थियरी विदाउट अप्लाइंग टू द सिनेरियो। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ थियरी लिख के आ जाओगे, यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स। आपको उसको अप्लाई भी करना है सिनेरियो के अंदर। नॉट रिफरिंग टू IFRS पैराग्राफ। IFRS का कुछ पैराग्राफ है ये कि ये बोलता है IFRS, एज पर IFRS जो भी है नंबर लिखो एंड बताओ एग्जामिनर को कि ये IFRS इसमें इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको रिफर करना है IFRS का जो भी पैरा है या नंबर है वो लिखना है। लॉन्ग या अनस्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ आपको कभी भी फॉलो नहीं करना है। जस्ट अवॉइड द लॉन्ग एंड अनस्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ। सिर्फ पैराग्राफ लिख के रख दिया, कुछ बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं। यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड वेरी वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सप्लेन द योर एग्जामिनर कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर उसने दो चार लाइन में आपको समझ में नहीं आया ना, उसको कुछ समझ में नहीं आया कुछ, ही विल नॉट गिव यू द गुड मार्क्स। एंड सबसे बड़ी गलती, इग्नोरिंग प्रोफेशनल मार्क्स। प्रोफेशनल मार्क्स इग्नोर मत करना, दिस विल बी द मोर इंपॉर्टेंट मार्क्स फॉर यू गाइस, और वो भी फ्री में मिल जाएंगे। जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड जस्ट प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है उसमें आपको। वीक टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू अवॉइड द वीक टाइम मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आपको टाइम का भी मैनेज करके चलना है, बिकॉज 3 आवर्स विल बी समहाउ, यू विल गेट लेस, कम, मतलब बहुत ही आपको कम मार्क्स मिलेंगे या कम टाइम मिलेगा अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे उसको। बिकॉज दो केस स्टडी है और सब कुछ केस स्टडी इतनी डीप में होगी तो आपको सब कुछ पढ़ने में ही चला जाएगा टाइम। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक वाइल टाइपिंग। तो टाइपिंग का स्पीड आपको अच्छे से रखना है एंड जितना जल्दी से जल्दी सेक्शन ए को कंप्लीट करो, दैट विल बी बेटर फॉर द सेक्शन बी के लिए। देन नॉट रीडिंग एग्जामिनर रिपोर्ट्स। देखो एग्जामिनर का रिपोर्ट रीड ना करना, दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्या होता है कि हर बार ना एग्जामिनर अपने अपने रिपोर्ट्स देता है कि पिछले एग्जाम में जो भी हुआ, उनके मार्क्स आने के बाद एग्जामिनर उनके ऊपर कमेंट्स देता है कि एग्जामिनर का कमेंट्स क्या है ऑन स्पेसिफिक एनी एग्जाम। क्यों हर एक एग्जाम पे उसका कमेंट होता है कि उन्होंने क्या चेक किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में कहाँ गलती हुई। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे ज़्यादातर गलती होती है, तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी। दैट यू हैव टू स्टडी। और वो आपको आराम से एनालिसिस मिल जाता है जब आप एग्जामिनर का रिपोर्ट पढ़ते हो तब। So just quickly read the examiner's report. It will give you the exact पेपर पैटर्न की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जामिनर को क्या चाहता है, वो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। So that's it for the exam paper pattern and exam strategy guide. So thank you so much for watching and keep subscribing my channel ACCA at Modern Skills. Thank you so much.